स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ पर भी होंगे अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम कक्षा 12 जीव विज्ञान के 2026 के मॉडल पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अर्थलघुत्री और लघुत्री को सॉल्व मिलेगा। बाकी दीर्घोत्री और जो 3 नंबर के आपके जो लघुत्री क्वेश्चन है उसको आपको बताया जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट है और जिससे आप क्या नाम अच्छे से तैयार कर लें ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त हो सके। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, स्त्री में अंतरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है? यानी स्त्री में अंतरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है, ये क्वेश्चन है आपका, जिसका आंसर आपको देना होता है कि जब अंतरोपण यानी फर्टिलाइजेशन होगा, यानी निषेचन के पश्चात जब भ्रूण बनता है यानी जाइगोट बनता है, जाइगोट का इम्प्लांट होता है, यानी कि कहाँ पे इम्प्लांट होता है, किस अवस्था में इम्प्लांट होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। अर्थलघुत्री क्वेश्चन है जो कि एक नंबर में आपसे पूछा जाता है। तो देखिए, क्वेश्चन है आपका कि अंतरोपण किस समय भ्रूण किस अवस्था में होता है, यानी कि अवस्था पूछा जा रहा है कि भ्रूण की अवस्था पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं कि निषेचन के बाद भ्रूण क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। जाइगोट फिर आपका कन्वर्ट होता है मालवा में और मालवा फिर होता है ब्लास्टुला में, यानी कि जब अंतरोपण के समय जो अवस्था होती है वो होती है आपका ब्लास्टुला, यानी ब्लास्टुला फेज होता है। इस ब्लास्टुला के बनने में जो समय लगता है लगभग आप कह सकते हैं 1 सप्ताह का, यानी 1 वीक का समय लगता है, जिसमें लगभग 6 से 7 दिन लग जाते हैं, यानी कि लगभग 1 हफ्ता या 6 से 7 दिन में भ्रूण गर्भाशय यानी यूट्रस में जाकर के यूट्रस का जो लेयर होता है वो 3 लेयर का बना होता है। एक सबसे बाहर जो होता है उसको पेरीमेट्रियम कहते हैं, उसके बाद नीचे होता है और सबसे अंदर जो होता है उसको हम लोग इंडोमेट्रियम कहते हैं। तो इंडोमेट्रियम में जाकर के ब्लास्टुला यानी जो भ्रूण होता है वो जाकर इम्प्लांट होता है। ये आपका आंसर है। स्त्री में अंतरोपण यानी इम्प्लांटेशन के समय भ्रूण ब्लास्टुला यानी कि ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में होता है, ये आपका आंसर हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि द्विसंकर संकरण में 9:3:3:1 का अनुपात प्रदर्शित करता है, यानी ये पूछ रहा है आपसे ये जो रेशियो दे रखा है ये कौन सा रेशियो होता है, मतलब इसका अनुपात जो है वो क्या प्रदर्शित करता है, यानी क्या पूछना चाहता है आपसे, ये क्वेश्चन है। तो देखिए, कह रहे हैं कि द्विसंकर संकरण यानी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं इसके, यहाँ पे 2 लक्षण लिए जाते हैं। एक आपका आप ले सकते हैं झुर्रीदार ले सकते हैं जिसको हम लोग ब्रिंकल कहते हैं, यानी कि W से स्मॉल w और कैपिटल W से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और एक आप टॉल ले सकते हैं यानी लंबा ले सकते हैं, जिसमें लंबाई के लिए जो डोमिनेंट होता है उसको कैपिटल T लिखते हैं और जो रिसेसिव होता है उसको हम स्मॉल t लिखते हैं। तो इन दोनों को जब क्रॉस कराया जाता है तो आपको एक रेशियो प्राप्त होगा जिसका मान होता है आपका 9:3:3:1, ये अनुपात होता है। कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सिंपल सा 1 नंबर में आपसे पूछा जाएगा और 1 नंबर में सिर्फ आप इसका जो आंसर देंगे वो आप एक लाइन में लिख सकते हैं। देखिए, द्विसंकर संकरण यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस में 9:3:3:1 का अनुपात F2 पीढ़ी यानी सेकंड जो F2 जनरेशन होता है उसमें फिनोटाइपिक जिसे हम लोग दृश्य रूप हिंदी में कहते हैं कि बाह्य लक्षणों के अनुपात को प्रदर्शित करते हैं, यानी जो आपको दिखाई देता है कि लंबा है, लंबा यानी टॉल है, बावला यानी कि रिसेसिव है यानी कि बावना है, और दूसरा कलर में अगर आप लेते हैं तो एक आपका अलग कलर हो जाएगा, दूसरा आपका अलग कलर हो जाएगा, तो कलर के लिए अलग अलग हो जाता है। ठीक, ये आपका रेशियो आ जाता है जिसका मान ये होता है 9:3:3:1। ये स्वतंत्र अभिहरण के नियम को व्यक्त करता है यानी प्रदर्शित करता है, ये भी आपका क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि आवृतबीजी पौधों में पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहते हैं, यानी आवृतबीजी जिसे हम लोग एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहते हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में यानी कि जो आपका आवृतबीजी पौधे के पुष्प के नर जनन अंग में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या कहते हैं, यानी कि यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जो पौधे में नर भाग होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं स्टेमन या हिंदी में कहते हैं पुंकेसर। यानी जो आपका एंजियोस्पर्मिक प्लांट होता है उसमें जो फ्लावर होता है, जो फूल होता है, उसमें 2 भाग होते हैं, एक आपका मेल का होता है, एक आपका फीमेल का होता है। तो जो मेल का होता है उसको हम लोग स्टेमन कहते हैं, जिसके 3 भाग कह सकते हैं आप होता है, एक हो जाता है एंथर, एक हो जाता है आपका फिलामेंट, और एक जो होता है जिससे वो जुड़ता है जिसे हम लोग योजी यानी कनेक्टिव कहा जाता है। इस तरीके से ये एंथर हो जाएगा, ये आपका फिलामेंट हो जाएगा, एंथर हो गया, ये आपका फिलामेंट हो गया, और ये जिस भाग से जुड़ा होता है इसे हम योजी यानी कनेक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो कनेक्टिव हो जाता है। तो नर जनन अंग को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं, यानी पुंकेसर कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आवृतबीजी पौधों के पुष्प नर जनन अंग को हम लोग पुंकेसर कहते हैं। इसके 2 भाग होते हैं, कहीं पे आपको 3 मिलेगा, मेन आपके 2 हो जाते हैं, मैंने अभी आपको बताया
इसमें तीन भाग होता है, एक होता है एंथर, एक होता है फिलामेंट, ये वाला भाग जो डंठल टाइप का दिखाते हैं इसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं, और जिस भाग से जुड़ा होता है इसको हम लोग कनेक्टिव कहते हैं, यानी कि ये हमारा जो भाग होता है इसको हम हिंदी में योजी कहते हैं। ठीक, तो दो तो याद ही रखिएगा, एक एंथर और दूसरा आपका फिलामेंट। तो दो भाग कौन से थे, परागकोश जिसको हम लोग एंथर कहते हैं, यानी हिंदी में इसको हम लोग कुंतंत्र या परागदंड यानी फिलामेंट इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, परागकोश में परागकण, जिसके जो एंथर होता है उसके अंदर परागकण होते हैं जिसको हम लोग पॉलन ग्रेन कहते हैं। पॉलन ग्रेन यानी परागकण परागकोश के अंदर निर्माण होता है। जो नर युग्मक यानी कि जो मेल गैमीट होता है वो वहीं पे उत्पन्न होता है, और दूसरा भाग जो आपका हो जाता है जिसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं। अब चौथा क्वेश्चन आपका जो है कि आनुवंशिक अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जाता है, यानी आनुवंशिक अभियांत्रिकी का उपयोग किसमें किया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है 1 नंबर। यानी आनुवंशिक अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कई क्षेत्रों में किया जाता है, बहुत ही डिफरेंट क्षेत्र होते हैं जिसमें किया जाता है। एक दो आपको याद रखने हैं, जैसे पहला इसमें कह रहा है चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है, दूसरा आपका कह रहा है कृषि के क्षेत्र में कर सकते हैं, औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है, और पर्यावरण में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो डिटेल के लिए हम लोग जो आनुवंशिक अभियांत्रिकी पढ़ेंगे तो वहाँ पे चूंकि आपको पेपर सॉल्व करना है तो कम से कम समय में आप इसको सॉल्व करना है, इसलिए छोटे छोटे पॉइंट को याद रखें, कम से कम 2 उपयोग जरूर याद रखें, चिकित्सा के क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में इंपॉर्टेंट है, जो भी कह सकते हैं, पर्यावरण में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि एक आवृतबीजी पुष्प के उन अंगों का नाम बताइए जहां पे नर एवं मादा युग्मकों का विकास होता है। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, जैसे वहां पूछा गया कि मेल गैमीट क्या होते हैं, फीमेल गैमीट क्या होते हैं, यानी कि नर जनन क्या होते हैं और मादा जनन क्या होते हैं। तो जो मादा जनन होगा वहां पे आपका क्या नाम है, क्या पता युग्मकों का विकास किसमें होता है, उस भाग को आपसे पूछ रहा है। और नर जनन जो होता है उसमें नर युग्मक होता है, तो उसमें किस भाग में होता है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसका नाम पूछा जा रहा है। तो याद रखें कि आवृतबीजी को हम लोग एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहते हैं, यानी एंजियोस्पर्म कहा जाता है। इसमें नर और मादा युग्मकोद्भिद जो युग्मक होते हैं वो कहाँ बनते हैं उसको ध्यान रखें। तो नर जो होता है, नर अंग में जिसे हम लोग एंथर या परागकोश कहते हैं, उसमें होता है, यानी कि एक थैले के समान होता है, जिसके कारण से पॉलन सैक कहा जाता है। पॉलन का मतलब हो जाता है परागकण, यानी पॉलन ग्रेन, सैक का मतलब हो जाता है थैला, तो थैला होता है, तो इसीलिए इसे कहा जाता है पॉलन सैक। तो पॉलन सैक यानी पॉलन का जो थैला होता है उसके अंदर परागकण पाए जाते हैं, इसी को हम लोग पॉलन ग्रेन कहा जाता है। पॉलन ग्रेन के रूप में उसमें छोटे छोटे कण के रूप में होते हैं, इसी को हम लोग पॉलन ग्रेन कहते हैं। यही नर युग्मक होता है। अब मादा युग्मक की अगर हम बात करें तो मादा युग्मक को हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, यानी कि मादा युग्मकोद्भिद फीमेल गैमेटोफाइट, जिसका भाग जो होता है वो ओवरी, यानी कि अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ये स्टिग्मा हो जाएगा, ये आपका स्टाइल हो जाएगा, और ये यहाँ से यहाँ तक का भाग ओवरी कहलाता है। ओवरी के अंदर जो होता है वो पाया जाता है बीजांड, तो बीजांड जो होता है इसी के अंदर आपका मिलेगा ओवा, यानी इसके दोनों तरफ सिनर्जिक सेल पाए जाते हैं, बीच में ओवा होता है, और सबसे बीच में 2 न्यूक्लियस पाया जाता है, ऊपर आपके क्या नाम है एंटीपोडल सेल पाए जाते हैं। तो आप कह सकते हैं सिंपल सा आंसर 1 नंबर में कि बीजाणु जो होता है ओवरी के अंदर पाया जाता है, जो मादा क्या होता है युग्मकोद्भिद होता है, या फीमेल गैमेटोफाइट होता है, या फीमेल गैमीट इसके अंदर निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, थोड़ा सा इसको और देखो, इसको हम लोग कहते हैं एम्ब्रियो साइट कहा जाता है, भ्रूण कोश, क्योंकि भ्रूण का डेवलपमेंट इसमें होता है, इसलिए हम लोग बीजांड के अंदर भ्रूण का डेवलपमेंट होता है, एक थैले के समान होता है, इसलिए हम लोग एम्ब्रियो साइट कहते हैं, यानी भ्रूण कोश कहा जाता है, जो अंडा यानी कि अंडा से ओवरी के अंदर स्थित होता है। तो ओवरी के अंदर पाया जाता है ओव्यूल, ये हो जाएगा ओव्यूल, उसके अंदर पाया जाएगा ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर पाया जाता है एग और सिनर्जिक सेल न्यूक्लियस हो जाएगा, और एंटीपोडल सेल होते हैं, ये पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आनुवंशिक कूट में कितने प्रकूटिक यानी कोडान, तो हम लोग जो यहाँ पे प्रकूट कहा जा रहा है इसको हम लोग कोडान इंग्लिश में कहते हैं, यानी कूट को भी कहा जाता है कोडान। तो आनुवंशिक कोड पूछ रहा है आपसे कि आनुवंशिक कोड कितने प्रकार के, यानी जो त्रिक होते हैं ट्रिपलेट में पाए जाते हैं, वो आपसे पूछ रहा है कि कितने होते हैं। तो देखिए टोटल संख्या इनकी जो होती है वो 64, यानी आनुवंशिक कोड जो होते हैं टोटल 64 होते हैं, इनमें से 3 अलग हो जाते हैं, 3 को हम लोग समापन कोडान यानी टर्मिनेशन कोडान कहा जाता है। बाकी बचे 61 जो एमिनो एसिड होते हैं, माने कोडान जो होते हैं वो एमिनो एसिड को कोड करते हैं, कि ये आपका पता चल जाएगा कि ये जो होते हैं टोटल आनुवंशिक कोड यानी जेनेटिक कोड जो होते हैं 64 होते हैं, जिनमें 3 के ग्रुप में रहते हैं। 61 जो कोडान होते हैं अमीनो अम्ल को यानी अमीनो एसिड को कोड करते हैं, और जो 3 बचते हैं इसको हम लोग समापन कोडान यानी कि इसको हम लोग टर्मिनेशन कोडान भी कहते हैं। और ये आपसे बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेगा
कि इन 4 ऑप्शन दे देंगे, उनमें से 3 में से एक आपका इसमें से रह गया या 3 दे देगा और पूछ लेगा इनमें से कौन सा समापन कोडान नहीं है। यह क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा समापन कोडान है, उनमें से एक ये दिया रहेगा, बाकी डिफरेंट डिफरेंट दिए रहेंगे, तो आपको पहचानना होगा। तो ये आप याद कर लीजिएगा तीनों को, UAA, UAG और UGA, ये तीन होते हैं समापन कोडान। हमेशा पूछा जाता है, आपका नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आपका ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, एंट्रेंस वगैरह में भी पूछ लिया जाता है। अच्छा क्वेश्चन यहाँ से कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है उन कोशिकाओं के नाम लिखिए जो विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण देता है, यानी कि जो शुक्राणु यानी जो स्पर्म होता है उसके डेवलपमेंट के लिए जो पोषण यानी न्यूट्रिशन देता है, उनका नाम पूछ रहा है कि कौन से ऐसे क्या नाम है आपके न्यूट्रिएंट होते हैं जो स्पर्म को पोषण देने का कार्य करते हैं, उसके विकास के लिए पोषण देते हैं, भोजन देने का, ताकि वो अच्छे से डेवलप कर सके। तो उसका काम कौन करता है? तो देखिए शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाएं सर्टोली कोशिकाएं हैं। अभी क्वेश्चन को आपको घुमा करके भी पूछ सकता है कि सर्टोली कोशिकाओं की कार्य क्या है। तो सर्टोली कोशिका की कार्य आपसे पूछ रहा है, तो आप कह सकते हैं कि सर्टोली कोशिकाओं का जो कार्य होता है, जो फंक्शन होता है, वो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। तो क्वेश्चन को घुमा के भी कर सकता है, या क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि नर्स कोशिका, नर्स सेल किसे कहते हैं, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सारे क्वेश्चन आपके केवल बोर्ड में ही नहीं पूछे जाते, बाकी अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो वहां पे भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखिए नर्स कोशिका किसे कहते हैं, तो सर्टोली कोशिका को ही नर्स कोशिका कहते हैं, क्योंकि ये पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। तो याद रखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्टोली सेल्स जो होती हैं कहलाती हैं, जो पोषण प्रदान करती है, और नर्स कोशिकाओं के नाम से भी ये जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है कि वर्णांध व्यक्ति, यानी जो वर्णांध व्यक्ति होते हैं रेलवे में नियुक्ति क्यों नहीं किए जाते, मतलब वर्णांध व्यक्ति को रेलवे में नौकरी क्यों नहीं दी जाती है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो वर्णांध व्यक्ति जिसे लोग कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, जो कलर में डिफरेंस नहीं कर पाते, यानी कि रेड और हरा, यानी कि ग्रीन जो होता है रेड और ग्रीन में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोगों को रेलवे में नौकरी नहीं दी जाती है। तो वही कारण आपसे पूछ रहा है कि कौन सा रेलवे में वर्णांध व्यक्ति को क्यों नहीं जॉब या नौकरी दी जाती है, तो कारण बताएं आप। तो कह रहे वर्णांध व्यक्ति यानी कि जो कलर ब्लाइंडनेस या कलर ब्लाइंड व्यक्ति होते हैं उनको रेलवे में नियुक्त नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि रेलवे में संकेत यानी सिग्नल के रूप में अलग अलग रंगों को पहचाने जाते हैं। अब इनमें कौन कौन से, जैसे लाल का काम होता है स्टॉप रुकने के लिए, खतरे के निशान होते हैं, पीला होता है आपका सावधानी के लिए, केयरफुल के लिए हो जाता है, और हरा जो होता है वो आगे बढ़ने के लिए, यानी कि हरा सिग्नल मिल गया तो गाड़ी आगे बढ़ जाती है। तो इनको पहचानना होता है। तो कलर ब्लाइंडनेस व्यक्ति जो होता है, ये व्यक्ति हरे और लाल में डिफरेंस नहीं कर पाते, पहचान नहीं कर पाते, जिसके कारण खतरा हो सकता है। इस कारण ऐसे लोगों को रेलवे में नौकरी नहीं दी जाती है। तो वही आपसे यहाँ पे रीजन बता रहे हैं कि वर्णांध व्यक्ति लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाते हैं, यानी कि डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, अंतर नहीं बता पाते हैं, पहचान नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण दुर्घटना होने का कारण बन सकता है। अतः इनको रेलवे में नौकरी नहीं दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है कि क्लाइनफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, यानी जो आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, सिंड्रोमिक डिजीज हो जाता है, तो गुणसूत्रों में कम या अधिक होने के कारण सिंड्रोम होते हैं। तो उनमें से एक आपका क्लाइनफेल्टर और एक आपका टर्नर सिंड्रोम है, जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो इसको याद रखें। क्यों कभी कभी केवल नंबर पूछ लेता है कि कितने नंबर होते हैं, कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है, जिसमें डबल एक्स और एक वाई ऐड हो जाता है। क्लाइनफेल्टर, फेल्टर से याद रखिए कि एफ आ रहा है, एफ का मतलब हो जाता है यहाँ पे फीमेल, ठीक है। तो यहाँ पे फीमेल में डबल एक्स होता है, और एक और जोड़ रहे थे, ट्रिक याद रखिए कि फीमेल यानी क्लाइनफेल्टर, फेल्टर शब्द आ रहा है मतलब एफ आ रहा है, एफ में डबल एक्स होता है, फीमेल में डबल एक्स होता है, एक अधिक हो जा रहा है, जिसके कारण इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 46 से 47 हो जाएगी। तो क्लाइनफेल्टर फीमेल में एक जोड़ दीजिएगा यहाँ पे, तौर पे तो आपका क्लियर हो जाएगा कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 47 हो जाती है। उसी तरीके से टर्नर सिंड्रोम, टर्नर नर आ रहा है मतलब यहाँ पे एक्स और वाई होगा, तो यहाँ पे एक विलुप्त हो जाता है, यानी वाई जो होता है वो विलुप्त हो जाता है, जिसके कारण ये जो होते हैं इनमें गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो घट जाती है। तो नर शब्द याद रखिएगा, तो नर में एक्स और वाई होता है, तो वाई विलुप्त कर दीजिएगा। तो इससे आपको याद रहेगा कि जो टर्नर सिंड्रोम होते हैं उसमें एक गुणसूत्र कम हो जाते हैं। नॉर्मल में क्या होता है 46 होता है, तो एक घट जाएगा तो 45। टर्नर में एक कम हो जाएगा, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या जो होगी वो 45 होगी, और जबकि क्लाइनफेल्टर में जो गुणसूत्रों की संख्या होगी वो 47 होगी। तो ये चीज याद रखिए, हर साल पूछा जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो अगला क्वेश्चन आपका आता है लघुत्तरी क्वेश्चन हो जाएंगे, जो कि 2 नंबर में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है लघुत्तरी का,
यानी कि अनुकूल विकिरण, सॉरी विकिरण क्या है, अनुकूल विकिरण क्या है, उदाहरण से समझाइए। यानी उदाहरण से इसका आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन यानी कि इसको डिस्क्राइब करना है थोड़ा सा। 2 नंबर का तो जाहिर सी बात है थोड़ा अधिक मतलब उत्तर में एक लाइन में देना होता है, लघु उत्तर में थोड़ा 2 से 3 ढाई 3 लाइन कर सकते हैं। तो इसका आंसर देखिए कि एक ही पूर्वज से निकलकर विभिन्न पर्यावरणों के अनुसार अनेक रूपों में विकसित होना अनुकूली विकिरण कहलाता है। तो अनुकूली विकिरण के क्या कारण है, तो कारण हो जाता है नए आवासों की उपलब्धता, यानी कि एक स्थान से नए स्थान प्राप्त कर लेना, भोजन के विभिन्न स्रोत हो जाते हैं, प्रतिस्पर्धा में कमी, यानी जो कंपटीशन होता है एक दूसरे में उसकी कमी हो जाती है, क्योंकि अलग जगह पे जाएंगे तो वहाँ पे नया अनुकूल आवास लगा रहेगा, भोजन के अलग अलग स्रोत नए मिल जाएंगे, उसके बाद में उनको प्रतिस्पर्धा कम होगी क्योंकि भीड़ नहीं होगा तो कंपटीशन कम होगा। चौथा पॉइंट सबसे कह रहा है कि प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन, तो ये इसके कारण है, मतलब उदाहरण आप बता सकते हैं, उदाहरण के तौर पे ये हो जाता है, तो ये आपका आंसर हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है वो है आनुवंशिक वंशागत का गुणसूत्रवाद क्या है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये क्वेश्चन है आपका। तो वंशागत का गुणसूत्रवाद क्या है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी कि आप इसके शॉर्ट में इसके बारे में बताना है क्रोमोसोमल सिद्धांत क्या होते हैं, यानी क्रोमोसोमल थ्योरी क्या होती है इनहेरिटेंस के लिए। इसके बाद इनहेरिटेंस का मतलब हो जाता है आनुवंशिक यानी वंशागत, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षणों को ले जाकर कार्य करते हैं इसको हम वंशागत कहते हैं। वंश को गतिशील बनाए रखना, लक्षण वंशों में जो लक्षण है उसको गतिशील बनाए रखना ही वंशागत कहलाता है। सिद्धांत क्या है इसका, देखिए सिद्धांत यानी इस सिद्धांत के अनुसार वंशानुगत लक्षणों के वाहक जीन क्या होते हैं, जीन स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, छोटा सा फ्रेगमेंट होता है जो डीएनए का जब आप बनाते हैं उसमें तो सेगमेंट होता है आपका डीएनए का, कह रहे जीन होते हैं ये, और ये जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, इसलिए माता पिता के गुण संतानों में गुणसूत्रों के माध्यम से स्थानांतरित हो, यानी कि जो जीन होता है ये आपके पैर यानी कि ऑफस्प्रिंग में जिसे आप संतान कह सकते हैं, इस संतानों में ट्रांसफर होता है तो उन्हीं के लक्षण आता है। 50% मेल से आता है, 50% फीमेल से आता है, तो जीन के फॉर्म में ही आते हैं, तो यही आपका सिद्धांत है। इतना आप लिख सकते हैं। किसने दिया था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि क्रोमोसोमल सिद्धांत किसने दिया था, तो ये याद रखिएगा, इतना पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कभी-कभी आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है क्रोमोसोमल सिद्धांत किसने दिया था, तो सटन और बोबेरी, ये नाम याद रखिएगा, सटन और बोबेरी ने क्रोमोसोमल का सिद्धांत दिया था 1902 में, तो ये याद रखिएगा। इसलिए इस सिद्धांत को हम सटन बोबेरी सिद्धांत भी कहते हैं, तो इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका है स्टेम सेल यानी स्टेम कोशिकाओं के कार्य बताइए। स्टेम सेल जो होते हैं उनके कार्य क्या होते हैं, तो स्टेम सेल यानी स्टेम कोशिकाएं ऐसी अविभेदी डिफरेंशिएटेड कोशिकाएं होती हैं जिनमें नए प्रकार की कोशिकाओं में बदलने और स्वयं की प्रक्रिया की द्विगुणन करने की क्षमता होती है। यानी ये क्या होते हैं, नए सेल बनाने का, इनके अंदर नए सेल में बदलने की इनके अंदर क्षमता होती है, एक सेल से दूसरे सेल का निर्माण स्टेम सेल के मतलब स्टेम सेल ऐसे सेल होते हैं जो अपने को दूसरे रूप में बदलने की क्षमता रखते हैं, अपने आप को द्विगुणित करके 1 से 2 बनाने की क्षमता रखते हैं, तो ऐसे कोशिकाएं होती हैं हम स्टेम सेल कहते हैं। कार्य क्या होता है स्टेम सेल के, ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखें, बदलने की क्षमता और प्रतिक्रिया यानी रेप्लिकेशन की क्षमता इसमें पाई जाती है। नई कोशिकाओं का निर्माण यानी स्टेम कोशिकाएं विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, तो ये पहला पॉइंट इनका कार्य हो जाता है। सेकंड पॉइंट है विभेदीकरण यानी कि विभेदन यानी डिफरेंशिएशन कहा जाता है, विभेद यानी जो अंतर करते हैं, ये विभिन्न प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं का निर्माण कर लेती हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट आप देखिए यहाँ पे, तो तीसरा पॉइंट आपसे कह रहा है कि जैसे मांसपेशी जो मसल्स होते हैं, मांसपेशी कोशिका, तंत्रिका कोशिका, रक्त कोशिका आदि में परिवर्तन हो सकता है, तो स्टेम सेल के कारण हो सकता है। इसके बाद रोगों के उपचार में उपयोग, स्टेम सेल का उपयोग रोगों के उपचार में यानी ट्रीटमेंट में भी किया जाता है। ल्यूकेमिया में अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण जो ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है अस्थिमज्जा का बोन मैरो का, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। हृदय में तंत्रिका और मधुमेह जैसे रोगों के उपचार में ये स्टेम सेल कोशिकाएं जो स्टेम कोशिकाएं होती हैं काफी ज्यादा उपयोगी होती है। रक्त कोशिकाओं के निर्माण यानी कि ब्लड के फॉर्मेशन में, यानी अस्थिमज्जा में स्टेम कोशिकाएं, बोन मैरो जो होता है उसमें क्या होता है, स्टेम कोशिकाएं जो होती हैं वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बनाने का भी कार्य करती हैं, तो ये इसके रोल हो जाते हैं यानी कि इनके उपयोग हो जाते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है, डीएनए और आरएनए में अंतर 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, कभी 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो याद रखिए कम से कम 3 अंतर पूछा गया, कम से कम 3 से 4 अंतर डिफरेंस आपको आने ही चाहिए, ये याद रखें, इंपॉर्टेंट है।
देखिए क्या है, कुछ आप लोगों को पता भी होगा लेकिन कुछ देख लीजिए यहाँ पे। डीएनए का पूरा नाम पता ही होगा, पूछा भी जाता है, वाइवा में भी पूछ दिया जाता है, और वैसे भी आप अच्छा 10 से 9 से पढ़ते आ रहे हैं। डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, ये इसका डीएनए का हो जाता है, आरएनए का राइबोन्यूक्लिक अम्ल हो जाता है। दूसरा पॉइंट याद रखिए कि डीएनए में शर्करा कौन सी होती है, तो डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है, जबकि आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है। डीएनए में नाइट्रोजन बेस जो होते हैं वो आपका क्या नाम है, थाइमिन होता है स्पेशली। एडेनिन गुआनिन साइटोसिन तो कॉमन हो जाता है, लेकिन डीएनए जो होता है उसमें थाइमिन पाया जाएगा, और जबकि आरएनए में जो होता है वो थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल हो जाता है। ये एक डिफरेंस होता है, इंपॉर्टेंट डिफरेंस। ठीक, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अफीम क्या है? अफीम क्या है या किस पौधे से प्राप्त होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अफीम क्या होता है। तो सबको पता है अफीम एक मादक पदार्थ है, यानी कि एक ऐसा पौधा है जिससे नशीले पदार्थ यानी कि काफी चीजें प्राप्त होती हैं। उसका ऐसे कह सकते हैं कि मेडिसिन के तौर पे भी इनके कुछ चीजें निकाल करके बनाई जाती हैं। तो देखिए अफीम ओपियम कहते हैं, एक मादक पदार्थ है, नशीला पदार्थ है, जो अफीम के पौधे यानी कि अपरिपक्व फल से जो पूरी तरीके से मैच्योर नहीं होता है, इमैच्योर होता है, उससे प्राप्त होता है। उसकी कैप्सूल होता है, उससे दूधिया रंग निकलता है, उससे हम लैटेक्स कहते हैं, वो सुखा कर प्राप्त किया जाता है अफीम। अब अफीम के पौधे का नाम जो है सोमनीफेरम का नाम होता है। तो ये चीज आप याद रखें कि पैपेवर सोमनीफेरम, ये आपका जो अफीम होता है उसके पौधे का बॉटेनिकल नेम है, यानी वनस्पतिक नाम है। अफीम इसका क्या होता है कि अफीम मार्फिन, कोडीन यानी प्रोटीन जैसे एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं, जिसका उपयोग दर्द निवारक यानी जो दर्द की मेडिसिन होती है, पेनकिलर होता है, उनकी औषधियों में हम अफीम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है लघु त्रिप्रश्न, जो कि 3 नंबर में पूछा जाता है। इससे पहले जो मैंने आपको बताया वो आपका लघु त्रि ही था, बट वो आपके 2 नंबर के क्वेश्चन थे। ये लघु त्रि क्वेश्चन है जो 3 नंबर में, जो आपको थोड़ा सा ज्यादा डिस्क्राइब करना पड़ेगा। जैसे पहला क्वेश्चन आपका कि मेंडल के पृथक्करण के नियम को उदाहरण से समझाइए या उदाहरण देकर समझाइए। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल ये भी पूछा जाता है। आपके लगभग 6-7 सेट बनते हैं, एक सेट में ये क्वेश्चन जरूर रहेगा। और आपके डिस्ट्रिक्ट या आपके जहाँ पे भी एग्जाम दे रहे हो वहाँ पे कौन सा पेपर है, ये अलग बात है, उसमें है कि नहीं है ये अलग बात है, लेकिन हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेंडल के पृथक्करण का नियम यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा जाता है। यहाँ पे जो एलिड होते हैं उनको अलग कर दिया जाता है। देखिए मेंडल के अनुसार किसी लक्षण के लिए उत्तरदायी कारक क्या क्या होते हैं? फिर जीन जोड़े में पाए जाते हैं, जैसे कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। तो ये इसके क्या नाम है, कैपिटल टी, उसके बाद कैपिटल टी हो गया, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। तो 3 कारक इसके ऊपर। यहाँ पे देखिए क्या है कि मेंडल के अनुसार लक्षण के लिए उत्तरदायी कारक यानी जीन होते हैं, जीन में पाए जाते हैं, परंतु गैमीट बनते समय ये कारक दूर दूर से अलग यानी कि एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसलिए प्रत्येक युग्म में यानी जो गैमीट होता है में किसी लक्षण का केवल एक ही कारक होता है। इसी पृथक्करण इसी कारण से हम लोग क्या कहते हैं कि इसी को पृथक्करण का नियम यानी शुद्धता का नियम यानी लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ केमिकल भी कहते हैं या कहा जाता है। अब यहाँ पे डायग्राम में आप देखें तो देखिए यहाँ पे एक आपका क्या नाम है y, कैपिटल Y, स्मॉल r, यानी कैपिटल Y आपका पीले के लिए हो जाएगा, स्मॉल r हो गया उसके क्या नाम है डोमेंसी के लिए हो जाएगा। यहाँ पे जो लक्षण लिया जाएगा उसके अनुसार आप कर सकते हैं, यानी कि जो स्मॉल आर है वो उसके डॉटिंग यानी कि जिससे मैं कहता हूं झुर्रीदार, उसके लिए ट्विंकल के लिए। अब देखिए इसका चार्ट ये आपको आना चाहिए। पी आपका बता रहा है कि ये जनरेशन, और जो एफ है वो आपका F1 जनरेशन है। दो चीजें यहाँ पे देखिए, पैरेंटल जनरेशन और F1 जनरेशन दो है। तो फिनोटाइपिक रेशियो में बताया गया है एक गोल और पीला होगा, एक झुर्रीदार और एक हरा होगा। तो 4 है, 4 लक्षण यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। सबका हम लोग क्रॉस करेंगे क्योंकि आपका बॉक्स बनेगा। तो कैपिटल वाई जो होगा वो पीला और राउंड होगा, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई कैपिटल होगा। तो ये भी आपका, क्योंकि यहाँ पे चीज आपको ध्यान रखना है, कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई हो जाएगा पीले के लिए और स्मॉल वाई हो जाएगा हरे के लिए। चूंकि हरा जो है वो रिसेसिव है यानी कि डोमिनेंट नहीं है, अप्रभावी है। कैपिटल वाई आपका प्रभावी है, कैपिटल आर आपका प्रभावी है और स्मॉल आर आपका अप्रभावी है। स्मॉल आर आपका अप्रभावी है। तो जहां पे दोनों स्मॉल होंगे वो आपका झुर्रीदार होगा या हरा होगा, और जो दोनों कैपिटल में से एक कैपिटल होगा वो आपका डोमिनेंट होगा यानी प्रभावी होगा। तो याद रखिए यहाँ पे। तो देखिए इसमें दोनों, अगर आपका
एक एक भी अगर वाई कैपिटल रहेगा या एक भी आर कैपिटल किसी में रहेगा तो दोनों डोमिनेंट किसी को शो करेंगे। जब तक दोनों स्मॉल होंगे, यानी कि अगर आपके कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर और स्मॉल आर और स्मॉल वाई और स्मॉल आर, तो ये पूर्ण रूप से रिसेसिव यानी अप्रभावी होगा। इनमें से अगर एक कैपिटल आर ले लिया जाए और स्मॉल आर, तो आपका जो कलर होगा पीला वो तो डोमिनेंट रहेगा, लेकिन जो उसका राउंड शेप है वो एक कैपिटल आर होने के कारण प्रभावी होगा, वो राउंड बना लेगा। तो ये इसका रेशियो आ जाएगा। पहला क्वेश्चन आपका अतिलंबत्री में यही पूछा गया है, इस चीज को याद रखें। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है स्त्री जनन तंत्र की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र यानी आरेखित चित्र बनाइए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसका डायग्राम जरूर बना के प्रैक्टिस कर लें कि क्या क्या होता है इसमें। फैलोपियन ट्यूब आ जाएगा, यूट्रस आ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब के 3 भाग आ जाएंगे, यानी कि आपका उसमें एम्पुला आ जाएगा, स्टमस आ जाएगा। ठीक है, ये सारे पार्ट इसके हो जाएंगे, तो उनको आप जरूर बना करके प्रैक्टिस करें। अगला क्वेश्चन करें निम्न में अंतर स्पष्ट कीजिए या निम्न में अंतर कीजिए। जन्मजात यानी जिसे सहज कहते हैं और उपाधि यानी कि एक एक्वायर्ड होता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जन्मजात हो गया और उपाधि, एक इनेंट हो जाएगा, एक एक्वायर्ड हो जाएगा। तो दोनों में आपको अंतर बताना, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर बताना, एक्टिव और इनएक्टिव में कैपेसिटी कह सकते हैं। उसके बाद एलर्जी को उदाहरण से समझाइए। ये सभी क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं हर साल पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं एक पेपर में जरूर मिलता है। 6-7 सेट पढ़ते हैं, इनमें से 3-4-5 सेट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट अलग अलग मंडल में भेज दिए जाते हैं, किसी न किसी में एक क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको अच्छे से तैयार करते हैं तो आपको अच्छे नंबर प्राप्त हो जाएंगे। बाकी आगे देखिए कि निम्न पर टिप्पणी देखिए। प्रतिबंधन विकार यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं प्रतिबंधन को हम लोग कहते हैं इसको कहा जाता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। ठीक है, तो ये एक एंजाइम होता है। कहाँ इसका इस्तेमाल होता है? डीएनए का जब हम लोग क्या करना है सेपरेशन करते हैं तो वहाँ पे काटने के काम है, यानी एज ए कैंची के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद डीएनए लाइगेज होता है जिसको जोड़ने का काम किया जाता है, तो इसके बारे में आपको लिखना है कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। बायोटेक में इसका इस्तेमाल अच्छे से होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अंतः गर्भाशयी वीर्य निषेचन तकनीक से आप क्या समझ। इस तकनीक का उपयोग या प्रयोग किन परिस्थितियों में किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। उसके बाद बायोरिएक्टर का सचित्र वर्णन कीजिए। एनसीईआरटी में इसका डायग्राम अच्छे से दिया होगा, याद रखें, उसको बना करके प्रैक्टिस कर लीजिए। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीवों का एक विवरण दीजिए। जैव नियंत्रण के रूप में सूक्ष्म जीवों का आपको विवरण, यानी सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनका क्या उपयोग होता है उसके बारे में आपको बताना है। फैक्टर और मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। हर अल्टरनेट ईयर में पूछा जाता है और हर साल कह सकते हैं किसी न किसी पेपर में मिल जाएगा। पिछले साल पूछा नहीं गया था, तो इस साल पूछे जाने की इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसको जरूर करें आप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है कि उस संवर्धन में जहां ई कोलाई एशिरिशिया कोलाई वृद्धि कर रहा हो, लैक्टोज डालने पर लैक्टोपेरान प्रेरित करता है, तब किस संवर्धन में लैक्टोज डालने पर लैक्टोपेरान कार्य करना बंद कर देता है, क्यों? स्पष्ट कीजिए। लैक्टोपेरान मॉडल आप अच्छे से पढ़ें। अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो कमेंट करें, इसका अलग वीडियो बना के डाल दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। चूंकि 3 नंबर के क्वेश्चन में लॉन्ग हो गए तो इसको बनाने में काफी समय लग जाएगा, वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, इसलिए लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व आप खुद करें। शॉर्ट क्वेश्चन को हम आपको बता देंगे जिससे आप समझ करके अच्छे से समझ करके एक ही बार में आपका प्रिपेयर हो जाएगा। संख्या एवं जवाब पिरामिड में अंतर बताइए। ये आपका इकोसिस्टम से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, वहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। स्वास्थ्य स्थानीय संरक्षण पर टिप्पणी लिखिए। ठीक, तो ये स्वास्थ्य स्थानीय संरक्षण इन विवो कंजर्वेशन पे आपका टिप्पणी लिखने के लिए आता है। अब आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे, विस्तृत क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शुक्र जनन एवं अंड जनन का वर्णन कीजिए, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का वर्णन आपसे पूछा जा रहा है 2-2 नंबर का। और 1 नंबर पे पूछा रहा है कि दोनों में समानता एवं अंतर बताइए, यानी कि 2-2 अंतर आप बता सकते हैं या एक अंतर इसमें पूछा जा रहा है। यानी oogenesis आपको पढ़ना है, यानी अंडाणु जनन, कैसे अंडाणु का निर्माण होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म का निर्माण कैसे होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका विस्तृत वर्णन 2-2 नंबर में आपको बताना है और 1 नंबर में इसमें समानता और अंतर बताना है। अथवा करके कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र है, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। इसके पारस्परिक संबंधों का भी वर्णन रेखा चित्र द्वारा करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का, आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका बायोटेक से है। पुनर्योगज डीएनए जिसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी कहा जाता है, इस तकनीक यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से इंसुलिन का उत्पादन हम कैसे कर सकते हैं। इंसुलिन उत्पादन विधि का वर्णन कीजिए, यानी इंसुलिन का निर्माण आपको करना है।
बायोटेक की वजह से। तो यहीं पे हम लोग डीएनए को अलग फॉरेन डीएनए लेते हैं, उससे करके किसी में प्लाज्मिड वगैरह लेकर के इंसुलिन का निर्माण करते हैं। तो ये बायोटेक का क्वेश्चन है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद अनुवांशिक फूड क्या है, यानी पहला क्वेश्चन आपका था अनुवांशिक यानी फूड जिसमें कोडान का जेनेटिक कोडान का फूड कहते हैं, वहाँ पे था 64 कोडान होते हैं, जिसमें से 61 आप अमीनो एसिड को कोड करते हैं, 3 समापन यानी टर्मिनेशन कोडान होता है। तो उसके बारे में पूरा विशेषता आपको बतानी है, इसका वर्णन करना है, तो आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका लॉन्ग क्वेश्चन कि बायोगैस क्या है। एक प्रारूप बायोगैस संयंत्र का यानी जो उसका उपकरण है उसका सचित्र आपको वर्णन करना शायद उसी चित्र की सहायता से। अथवा आपका क्वेश्चन से आप क्या समझते हैं, प्रमुख नशीले पदार्थों का नाम एवं उनके प्रभाव का वर्णन कीजिए। यानी नशीले पदार्थ क्या होते हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ता है, और इनके कुछ आपसे पूछ रहे हैं कि नशीले पदार्थों का नाम बताइए, जैसे कोकीन है, हेरोइन है, अफीम है, ये सब आपके क्या नाम नशीले पदार्थ होते हैं, इनका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आपको डिटेल बताना। व्यसन का मतलब होता है आदि हो जाना किसी नशीले पदार्थ का, आपको एडिक्ट होना। ये क्वेश्चन आपसे थे, ये इतने क्वेश्चन थे आपके विस्तृत। तो ये आपका एक मॉडल पेपर है जीव विज्ञान का, ठीक है। जितना मैंने आपको बताया है इसमें से लगभग आपके 80 से लगभग 80-70-80% आपको क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। तो अगर इसको आप प्रिपेयर करते हैं तो लगभग आपका 70% से 80% क्वेश्चन तैयार हो जाता है। इसको डिटेल में पढ़ें और अच्छे से तैयारी करें। आपको अगर बायोलॉजी में अच्छे नंबर चाहिए तो इस चैप्टर का इस